अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 8। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हम भटक गए थे, मगर शायद खाना बदोशों में एक हिस्स देहातियों और शहरियों से ज़्यादा होती है। मदारी को पूरा यकीन था कि सुबह होते होते हम किसी कस्बे में पहुंच जाएंगे। वहाँ से हो सकता है किसी बड़े शहर को सड़कें निकलती हों। रात आधी हुई तो हमने दरख्तों से घिरी एक खुली जगह में आराम किया, खाया पिया और फिर चल पड़े। बड़े मियाँ का अंदाज़ा सही निकला। सुबह होने वाली थी जब हमें किसी बस्ती के आसार दिखाई दिए। सारी रात चलते गुजरी थी। रोशनियाँ देखकर हाथ पैरों में जैसे जान आ गई। घंटे भर बाद जब दिन पूरी तरह निकल आया, हम एक कस्बे में दाखिल हो गए। बूढ़े ने कहीं कस्बे का नाम लिखा देखा तो खिल उठा, कहने लगा, अब समझ में आ गया कि हम कहाँ हैं। दारुल हुकूमत रंगून जाने के लिए यहाँ से एक सड़क निकलती है। रंगून जाने वाली कोई बस भी यहाँ से ज़रूर गुजरती होगी। वैसे इस सड़क पर मोटर गाड़ियों का 12-14 घंटे से ज़्यादा का सफ़र नहीं होगा। कोई बस पकड़ लेंगे, अगले घंटे में रंगून में बैठे होंगे। मैंने कहा, रंगून जाने के लिए बेशक यही सड़क इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक बस को भूल जाओ, हमारे पास पैसा बहुत है। टैक्सी किराए की गाड़ी कुछ कर लेंगे, किराए पर ना मिली तो खरीद लेंगे। यहाँ रुको, आराम करो, दिन का वक्त खा पी के और सो के गुजारो। अभी ठहरने के लिए कोई जगह तलाश करो। मदारी कहने लगा, होटल, किराए के कमरे, मकान, ये सब शायद यहाँ नहीं होगा। हम पहले किसी दूध की दुकान पर चाय खाने में रुकेंगे, वह खा पी लेंगे और पूछताछ कर लेंगे। हमने ऐसा ही किया। छोटे से बाजार का वाहिद चाय खाना छोटा ही था, नया खुला था, अभी पूरी तरह चला भी नहीं था। मालिक अनाड़ी सा लगता था। हम पहुंचे। हमने ये जाहिर किया जैसे किसी हमदर्द मुसाफिर ने अपनी गाड़ी में यहाँ तक छोड़ दिया है। बाकी कहानी वही सुनाई, इंजन में आग लगने वाली। मैंने चाय खाने वाले से पूछा, यार ये बताओ, हमें कुछ देर आराम करने के लिए जगह मिल जाएगी? कहने लगा, जगह तो मुश्किल है। मैंने कहा, जगह को छोड़ो, अच्छा ये कहो, रंगून जाने वाली तेज रफ्तार सवारी कहाँ से मिलेगी? वो कहने लगा, बस मिलती है, एक दिन छोड़ के चलती है, शाम में आती है। गुजरे दिन आई थी, अब कल आएगी। कोई और सवारी? वो बोला, तुम लोग खा पी लोगे तो मैं जगह बता दूंगा। यह एक ठेकेदार जीपे किराए पर चलाता है, इससे बात कर लेना। फिर सोच कर कहने लगा, गाड़ी चढ़ने से पहले कुछ देर अगर आराम करना चाहो तो मेरा अपना घर है, एक फैमिली तो आराम से ठहर सकती है, वहीं आराम कर लेना, थोड़े से पैसे देना पड़ेंगे। आदमी होशियार था। हमने कहा, ठीक है, खाने को तो दो। खैर, हमने चावल मिसालेदार ताज़ा रोटी और सुबह सुबह तोड़ी गई फौरी तौर पर पकाई हुई सब्जी का नाश्ता किया। किसी ने दूध, किसी ने चाय पी। मैंने नाश्ते के पैसे और मुट्ठी भर टिप चाय खाने वाले को दी और खुश हो गया। कहने लगा, आओ जीप वाले ठेकेदार के पास, मैं तुम्हें खुद लेकर चलता हूँ। बड़े मियाँ कुसुमी को चाय खाने में बैठा छोड़कर मैं चाय वाले के साथ ठेकेदार के पास पहुंचा। वो कोई बहुत फजूल सा आदमी था। पहले गोलमोल बातें करता रहा, मगर जब चाय वाले ने शर्म दिलाई, लान तान की तो बोला, 4 जीपें हैं मेरे पास, मगर 3 भाड़े पर गई हुई हैं। एक का इंजन खोल रखा है, 2 रोज़ में तैयार हो जाएंगी, इंतज़ार करो, दे दूंगा। चाय खाने वाले ने कैसे, छोड़ो, आ जाओ, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। वो हमें अपने घर ले गया। भरे बाजार में तीसरी मंजिल पर 2 कमरों वाला घर था। अच्छी बात यह थी कि घर में 2 बाथरूम थे, और बुरी बात यह थी कि कोई कमरा खाली नहीं था। दोनों किराए पर उठे हुए थे। हाँ, दालान में एक भारी पर्दा डालकर इसने एक बिस्तर, मेज़ और 3-4 कुर्सी डाल दी थी। कहने लगा, कभी दोनों कमरे किराए पर उठ जाते हैं तो अपने लिए ये इंतज़ाम कर लेता हूँ, अकेला तो आदमी हूँ। ये बेड, बिस्तर, मेज़, कुर्सी तुम संभालो, मैं दिन भर चाय खाने में रहूँगा। तुम लोग आराम करो, रात का फिर रात में सोचेंगे, समझे? आराम करो, यहाँ ठहरने का तुमसे भाड़ा नहीं लूँगा। हमने कहा, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, ये मेहरबानी क्या कम है कि जगह दे रहे हो। दोनों कमरे अंदर से बंद थे। इसने बताया, 6-7 अमेरिकन आए हुए हैं, शरीफ लोग और बूढ़े भी हैं। यहाँ से 6 कोस पर कोई पुराना मंदिर है, 2 दिन से इसकी तस्वीरें खींच रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, पता नहीं और कितने दिन ठहरेंगे। मुझे अभी 15 दिन के एडवांस पैसे दे दिए हैं। फिर वो बताने लगा कि ये लोग न सिर्फ सोने और नहाने धोने आते हैं, खाना पकाना सब एक बड़ी बस जैसी है, उसमें करते हैं। यहाँ का पानी भी नहीं पीते, सब कुछ बस में भर के लाए हुए हैं। कहने लगा, वो बस इधर ही मंदिर के पास खड़ी है, यहाँ से वहाँ जीपों में आते जाते हैं। ठेकेदार की 2 जीपें इन्होंने किराए पर ले ली हैं। जब भी तो लानती आड़ी तिरछी बातें कर रहा है, इनसे खूब पैसे जो कमा रहा है। मैंने सोचा, पैसे तो खैर तू भी कमा रहा है भाई, मगर आदमी तो ठीक है, छिछोरापन नहीं कर रहा। वो हम तीनों को पर्दा पड़े दालान में छोड़कर अपने चाय खाने संभालने चला गया। दोपहर तक हम दालान में पड़े आराम करते रहे। 4 बूढ़े अमेरिकन, 2 मर्द औरतें तकरीबन एक जैसे फूलदार निकर जैसे पहने इन 2 कमरों से निकल कर आए और हम तीनों को हेलो हाय कहकर मुस्कुराते हुए नहाने धोने चले गए। फिर आए तो मुस्कुराते हाथ हिलाते बाजार में उतर गए। मैंने झांक कर नीचे देखा। नीचे जीपों का वही ठेकेदार जीप लिए खड़ा था।
बूढ़े अमेरिकन तो उतरे तो ऊंची आवाज में गुड मॉर्निंग कहता हुआ आगे बढ़ा। वो इस वक्त अपनी पूरी बत्तीसी दिखा रहा था और खुशामद में दोहरा हुआ जा रहा था। अमेरिकन इससे चाबी लेकर रवाना हो गए। ठेकेदार चोरों की तरह इधर उधर देखता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। वो आया तो दांत निकालते हुए नमस्कार नमस्कार करता पहले मदारी की, फिर मेरे तरफ मुतवज्जो हुआ। हाथ बांधकर पहले बूढ़े के सामने फिर मेरे सामने खुशामद के साथ मुझसे कहने लगा, कंवर साहिब आपको सवेरे देखा था, क्षमा करना पहचाना नहीं सरकार। फिर मदारी की तरफ जरा सा अपना सर खम करके बोला, राना साहिब सरकार के आने का, आपके और बहू जी के आने का इस हरामी वो कंबर ने ही बताया नहीं। अब मेरे को क्या पता था कि साला किस महान आदमी को मेरे पास लेकर आया है। माफ़ करना कंवर साहिब, मैं समझा कि होगा कोई पब्लिक में से, बस मैंने कंवर साहिब टाल दिया। इस साले दकंबर के संग नहीं आते तो मैं आपसे मुंह से बात निकालने से पहले तो जरूर कुछ सोचता। ही अभी बाजार में किसी ने बात की, बोला जीतपुर सोने के बड़े ठाकुर अपने राना साहिब, महराज और कंवर साहिब आए हैं और बहू साहिब जी आई हैं और तीनों दकंबर साले के अटारी पर गए हैं। तो मैंने सोची हो रहे आप ही तो आए थे मेरे पास, बड़ी भूल हुई मेरे से। बस सरकार मैं सबसे बड़े नई नवेली जीप लेकर आया हूँ तुरंत। मैंने दिल में कहा जितना इसे समझा था कि इससे कहीं ज़्यादा छिछोरा निकला और चालाक भी है। खैर मुझे क्या कि बदमाश जीप ले आया है और खुशामद कर रहा है। चाय वाले को हमने बताया था कि हम जीतपुर सोनिया के जागीरदार इसके बड़े बहू हैं। ये जो लाइन इसने दी है इस वक्त खूब काम आई थी। मैंने खुशामदी ठेकेदार की तरफ बेजारी से देखा, सूखा सा मुंह बनाकर कहा, जीप ले अच्छा किया, अभी से हमारे नाम पर चढ़ा लो, चाबी तुम ही रखो, जब हमें ज़रूरत होगी आदमी भेजकर बुलवा लेंगे, ठीक। वो खुश हो गया, हाथ जोड़कर बोला, वो तो कंवर साहब आपका हुक्म था। जीप सरकार आपके नाम पर पहले चढ़ा ली थी, पर अभी 2 बातें दर्ज करनी है। पहली बात यह कि आप मेरे को क्षमा करो, मानी दो, मैं इस टाइम पहचाना नहीं था सरकार। दूसरी बात यह कि महाराज के इस गंदी बदबूदार जगह को छोड़ दो, अब मेरे संग चलो। उधर आप लोग के लायक एक कमरा भी है, जरा सा बगीचा भी है, बेफिक्री से बहू जी साहब उधर उधर टहल सकती हैं। एक बात बताऊं, ये अमेरिकन मेरे से कमरा मांग रहे थे, मैंने कंवर साहिब ना कर दी। भले कोई अमेरिका से आए, अफ्रीका से आए, अभी किसी ने कोई बात की, शिकवा शिकायत की तो सरकार को बोल दूंगा। हम परंपरा वाले लोग हैं, एक कमरा क्या बड़े ठाकुर और कंवर साहिब के लिए, बहू जी के लिए अपना घर खाली कर देंगे हम। हाँ और नहीं तो हर जगह कोई परंपरा होती है। मैंने खबर है नई जीप उधर सामने क्यों नहीं खड़ीगी, गली में किसी वजह से खड़ी की है। मैंने इसी बेदारी से इनकार में सर हिलाया। वो बोला, कंवर साहिब समझा करो सरकार, अगर आप वाली जीप सामने ले आता तो ये साले अमरीकन इसे देखकर फैल जाते, कहते ये हम लेंगे। वैसे तो महाराज वो भी पहले कस्टमर हैं। आपका ही सेवक आलोकनाथ बसोला परंपरा वाला आदमी है, सबसे पहले अपना राना साहिब की सेवा में अच्छी नवेली गाड़ी देंगे, पीछे किसी और को सेवा होगी। मैंने सोचा अगर इसका स्विच बंद नहीं किया गया तो ये मुसलसल बकबक किए जाएगा। मैंने जमाही लेकर कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, राना साहिब सरकार को यही जगह पसंद आई है। अब ना मैं कुछ कह सकता हूँ ना बहू जी कुछ अर्ज कर सकती हैं, हम शाम तक यहाँ हैं। दिन छुपे गाड़ी तैयार कर लाना, 12-14 घंटे का दिन है, टैंकी फुल रखना, एक जरी कैन भी पेट्रोल भर के साथ रख लेना। वो हाथ बांधकर सर झुका, फिर अपनी चुटकियों से दोनों कानों की लोएं थामकर कहने लगा, एक गुस्ताखी हो रही है सरकार, इसे भी जरूर क्षमा कर दें। अपनी गरीबी के हाथों मजबूर होकर कह रहा हूँ, सरकार से थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो फालतू पेट्रोल भरवा लेता। कंवर साहिब आप तो सरकार जानते हैं कि चील के घोंसले में मांस भले ही मिल जाएगा, पर हमारे यहाँ। मैंने एक उंगली उठाकर से चुप हो जाने का इशारा किया और बेजारी से पतलून की जेब में हाथ डालकर नोटों की वो पूरी गड्डी निकाली जो हर आइनस ने अदा की थी। ठेकेदार ने गड्डी मेरे हाथ में देखी और मुझे लगा जैसे वो खड़े खड़े गिर जाएगा। मैंने सूखे मुंह से पूछा, कितना दूं? 1000, 2000? हाँ बोलो। ठेकेदार ने झुककर सूखे हलक से कहा, 1000 दे दो सरकार, बाकी जो मर्जी हुए उधर दे देना, मैं आपका हूँ, गाड़ी भी आपकी है, गुस्ताखी माफ। इसके आंखें खुशी और लालच से छलकी पड़ती थी। हम तीनों ने दिन में आराम करने के सिवा कोई खास काम नहीं किया। रात होने से पहले ठेकेदार अपनी जीप को पूरी तरह लेस करके मौजूद हुआ। मैं खूब समझ रहा था ये शख्स किसी और को गाड़ी नहीं चलाने देगा। सफ़र के आखिर में इसे भारी रकमें जो खींचनी थी। मैंने रुखसत होते हुए दकंबर चाय वाले को अच्छा खासा भारी इनाम दिया। अच्छे इनाम की तोक़ो कर रहा था, लेकिन ये रकम इसके ख्वाबो ख्याल से भी ज़्यादा थी। ये बात इसने खुद मुझसे कही। दकंबर चाय वाला ठेकेदार को इसकी हड्डियों तक पहचानता था। ठेकेदार से जीप निकलवाने की ये तरकीब खुद इसी की सोची हुई थी। इसने ठाकुर
चीतपुर सोने वाली बात पूरे बाजार में फैलाकर अपने दोस्त एक दुकानदार को पाबंद किया था कि वो हमारी जागीरदारी और दौलतमंदी के किस्से मुबालगे के साथ खास तौर पर ठेकेदार तक पहुंचाए। उसे यकीन था कि बाकी जाल ठेकेदार खुद ही अपने आसपास बुनता चला जाएगा। दिगंबर और दूसरे बाजार वाले हम रुखसत करके जीप के पास आ खड़े हुए, जिससे ठेकेदार आलोकनाथ बिसोला वो जिस हो रहा था, मुंह में कुछ बुदबुदा रहा था। अपने कारोबारी हरीफ मिस साले दिगंबर को गालियां दे रहा होगा। जीप की हालत वाकई बहुत अच्छी थी। मैं और ठेकेदार इसे बारी बारी चलाते रहे। जब मैं गाड़ी चला रहा होता तो ठेकेदार बड़े ठाकुर जी और बहू जी के एहतराम में अंदर नहीं टिकता। जीप के पीछे बंदे रस्सों के छेंके में जाके लेट जाता था। सड़क पर देखने वाले ये जीप मंजर देखते हुए ताली बजाते थे। बास गाड़ियाँ हॉर्न देती गुजरती थी। बर्मा में आम लोग पर शिकारी लोग जीप से लटकते झूले में शिकार किया और जानवर डालकर ले जाते हैं। 12-14 घंटे की तवील सफर हमारे तकरीबन आरामदेह रहा। मैंने चलने से पहले ये एहतियात की थी कि मदारी और उसकी पोती को खूब अच्छी तरह समझा दिया था कि रास्ते में वो ज्यादातर खामोश रहें, मुझसे और आपस में भी बरबी जुबान के बजाय बंगला में बात करें, जो जुबान आलोकनाथ बिसोला ठेकेदार को नहीं आती। क्या खबर किस बात से इसे शक हो जाए कि बड़े ठाकुर असल में मदारी हैं और बहू जी साहिब इनकी पोती नहीं डुगडुगी बजाती हैं। ठेकेदार बिसोला ने दर्जनों बार मुसाफिरों को अपने कस्बे से रंगून और रंगून से पुराने मंदिर वाले इस कस्बे में पहुंचाया था। इसे अंदाजा तो था कि मैं कबर साहिब रंगून आया हूं तो कहाँ ठहरूंगा। सिर्फ एक बार इसने पूछा था कि सरकार लोग किसी को मेजबानी की इज्जत तो नहीं देंगे, होटल में ठहरेंगे। हमने सर हिलाकर हाँ का इशारा दिया था। इसलिए रंगून शहर में दाखिल होते ठेकेदार ने जीप का रुख होटल कॉन्टिनेंटल की तरफ मोड़ दिया। वो यहाँ दर्जनों बार आया था। फिर इसका एक रिश्तेदार मदन बिसोला यहाँ गेस्ट मैनेजर था, तो इसने हम तीनों बदहाल सरकार लोगों को जीप में ठहरने को कहा और दौड़ा दौड़ा जाकर काउंटर से बिसोला को बुला लाया। रास्ते में इसने हमारी गाड़ी में आग लगने का और हमारी जबरदस्त दौलतमंदी का जिक्र कर दिया होगा, इसलिए इसका अजीज भागा आया और हमें हाथों हाथ लिया, बराबर के 2 बढ़िया कमरों में पहुंचा दिया। मैंने चलते वक्त ठेकेदार से कह दिया था कि रंगून पहुंचकर सबसे पहले मैं बाजार जाऊंगा और अपने लिए बड़े ठाकुर के और बहू जी के लिए कुछ सामान खरीदूंगा। एक टैक्सी तैयार रखना। ठेकेदार टैक्सी क्यों मंगवाता। मैं जितनी देर में नहा धोकर खा पीकर तैयार हुआ, नीचे आया तो ठेकेदार आलोकनाथ ताज़ा दम होकर जीप को कपड़ा मारकर मुझे बाजार ले जाने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने अपने बड़े मियाँ और कुसुमी के लिए शहर के सबसे फैशनेबल बाजार से अच्छे कारामद और ठाटदार कपड़ों के बहुत से जोड़े जूते वगैरह खरीदे। ठेकेदार को सुनाकर एक फर्जी टेलीफोन कॉल भी की, जिसमें अपनी जागीर चीतपुर सोनिया में अपने मुलाजमों को गाड़ी के जलने और ड्राइवर के फलाफला जंगल में रुके हुए रहने की खबर दी और इन्हें हुक्म दिया कि फौरन ड्राइवर की खबर ले, मेरी फिक्र न करे। मैं बड़े ठाकुर हुजूर और बहू जी साहिब के साथ कुछ दिन कॉन्टिनेंटल रंगून में रुकूंगा। ठेकेदार बिसोला बहुत दूर से और बहुत देर से हमारे साथ था। अब इसे रुखसत करने का वक्त आ गया था। मैंने इसे कमरे में बुलाया तो वो हाथ बांधे, जूते उतारे, कालीन पर दूर आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, बता भाई तुझे कितने दिए जाएं? तो बहुत देर तक मैं भी आपका, गाड़ी भी आपकी वाली लाइन पर चलाता रहा। फिर इसने एक रकम बताई जिसकी लालची तबीयत देखते मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगी। मैंने रकम से ऊपर इसे पैसे दिए तो दोहरा हो गया। कहने लगा, मेरे को मालूम था सरकार लोग निहाल कर देंगे, इसी वजह से मैंने मुंह खोल के नहीं मांगा, पर सरकार अब एक दरखास्त जरूर करूँगा। मैंने सोचा भाई अब ये फैल रहा है और भी रकम मांगेगा, मगर इसने जीप से एक बड़ी सी नोटबुक निकाली और कहने लगा, कंवर जी साहिब, इस नोटबुक पर मेरी सेवा सर्विस के बारे में तो अच्छी बात लिख दो, सबको दिखाऊंगा। देखो सालो कैसे कैसे महान लोग मेरी जीप की शोभा बढ़ाते हैं। मैंने नोटबुक लेकर अंग्रेजी में लिख दिया कि ठेकेदार आलोकनाथ बिसोला अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा हमसफर भी बन सकता है अगर ये अपनी जुबान कभी बंद भी रखा करे, वैसे अपने ग्राहकों को खुश करना जानता है। मैंने पढ़कर सुनाया और कहा, देख ये लिखा है तेरे लिए। तो अदब से हंसा, हाथ बांधे खड़ा रहा। फिर कहने लगा, हाँ ठीक कहते हो सरकार, मैं कभी कभी ज़्यादा ही बोल जाता हूँ। कहने लगा, कंवर जी अंग्रेज़ी इधर कोई नहीं समझता, आप बर्मी में ये बात लिख दो तो इस दिगंबर साले को पढ़ा कर आधा कर दूंगा। मैंने यही बात बर्मी में लिख दी तो खुश हो गया। मुझे और खुश करने को ज़रा करीब आ गया। अपनी नोटबुक उलट पलट कर दिखाता रहा, बोला, सरकार राजगद्दियों के और जागीरों के बड़े बड़े नाम लिखे हैं, ये देखो सरकार। कोचीन स्टेट के महाराज कुमार आए थे, पिछले बरस मेरी तारीफ की है। एक बार हैदराबाद दक्खन के प्रिंस इज्जत जा आए थे, और ये देखो महाराज, ये सतनागढ़ी राज के महाराजा हरसीन अधराज और उनकी महारानी ने साइन किया है। ये सब कुछ करीब को जाना पहचाना सा लगा। रुक कर पढ़ने लगा तो ठेकेदार बोला, महारानी साहिब गोरों के देश से आई हैं सरकार। कितनी बार कभी अकेली कभी महाराज के संग मंदिर देखने आती हैं, वैसे अपनी 10 गाड़ी तो लाती होंगी। पुन हर दफे मेरी ही जीप रुकवाती है महारानी। संता गढ़ी, गड़ी गड़ी और नाहिर सीन। मैंने नोटबुक ठेकेदार के हाथ से ले ली।
ऊपर राजा ने बर्मी में अपने दस्तखत किए थे, नाहिर सीन, और नीचे रानी ने अंग्रेजी में जूही नाहिर सीन लिखा था। जूही जूही, गोरों के देश से आने वाली गढ़ी की महारानी। हाँ, यही शिकार बंगले में आई थी और इसके साथ एक ताहिर सीन था। मगर वो नाहिर सीन साला लीचड़ जूही, ये जूही का नौकर, वो जो बिस्तर से चीते की तरह उतर रहा था, वो महाराजा नहीं, इसका हम नाम होगा। यह हम नाम भी नहीं होगा। वो गोरी महारानी जूही इसे इस नाम से पुकारती होगी। मगर क्या ये वही जूही होगी? मैंने ठेकेदार से कहा, मैंने महारानी को कहीं देखा है। बोला, जरूर देखा होगा, राजगद्दियाँ खत्म हो गई, पर आप सरकारों का मेल जोल तो आपस में इस तरह काहे का है सरकार, राजों के संग राज ही उठेंगे बैठेंगे। मैंने कहा, महारानी जूही को बहुत पहले देखा था, वो ऐसी शक्ल की दुबली पतली छोटे कद की औरत थी। कहने लगा, हाँ सरकार, बिल्कुल वही, आपने मानो तस्वीर खींच के रखती महारानी साहिब की। मैंने ऐसे ही सरसरी सा इस नाहिर सीन का लीचड़ का जिक्र किया, इसको लिए बताया। वो बोला, नाना सरकार, अपने महाराज नाहिर सीन की तो कुछ 72 बरस के होंगे। मोटापे ने ऐसा कर दिया है कि अब तो 2.5 बरस से घड़ी से निकलते ही नहीं। फिर वो आहिस्ता से कहने लगा, गवर्नमेंट ने बाहर जाने पर पाबंदी भी लगा रखी है, कोई मुकदमा है? ओह, मैंने इस नाहिर सीन को पहचानने की आखिरी कोशिश की। पूछा, कनपट्टी पर मस्सा है। इस जवान नाहिर सीन के बात करते तो लगता है बहुत डरा हुआ है। कौन है? ठेकेदार हंसा। अच्छा सरकार, इसका कह रहे हैं। वो नाहिर सीन नहीं, निहार सिंह है। पिल्ले की तरह कूकू करता है। वो इधर ही गाइड लगा हुआ है कॉन्टिनेंटल में। मेरे कज़न मदन बिसोला का चमचा है, मक्खन लगाता रहता है। आपने सरकार पहले कभी से ये होटल में देखा होगा। वो यहाँ है। वो नाहिर सीन या निहार सिंह, और समझते शिकार बंगले में इस शख्स को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। ये कहाँ आ गया? ठेकेदार मेरी सूरत तक जा रहा था। मैंने टालने को कुछ भी कह दिया। ठेकेदार बिसोला सलाम करके रुखसत हुआ। मैं सोफे की पुश से सर टिका दिया। हम उस होटल में बिल्कुल गलत मौजूद हैं। मुझे फ़ौरन कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पहले तो मैंने इंटरकॉम पर बड़े मियाँ से बराबर के कमरे में बात की। इन्हें बताया कि जिन लोगों से मैंने रकम ली है, इनका एक आदमी इसी होटल में मौजूद है, इसलिए अपने कमरे से अब कम ही बाहर निकलूँगा। बड़े मियाँ इस वक्त मेरे पास अकेले आ जाए और ज़रूरी बात सुन लें। मदारी बड़े मियाँ आए। अब जबकि हम एक शानदार होटल में थे और मदारी के बदन पर अंग्रेज़ बुड्ढों के पहनने का बढ़िया लिबास था, तो वाकई वो कहीं का राजा ठाकुर साहिब लग रहा था। अपने मिजाज में बावकार रख रखाव का आदमी तो पहले ही था। जितना बताया जाना ज़रूरी था मैंने इसे बता दिया। काफ़ी रकम इसके हवाले की, जिसे इसने अंग्रेज़ी कपड़ों के नीचे पहने अपने बर्मी शलूकी की जेब में रखकर ऊपर से सेफ्टी पिन लगा लिया। मैंने कहा, हो सकता है हम अचानक बिछड़ जाएं, मुझे बिन बताए जाना पड़े। पूछने लगा, क्यों? मैंने कहा, अभी नहीं मालूम, हो सकता है कुछ भी ना हो, और अगर आगे जहाँ भी जाना हम साथ ही जाएं। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत कुछ समझना है, फिक्र न करो, ये तो मैं एहतियाती बंदोबस्त कर रहा हूँ। मेरे बहुत कुछ समझने वाली बात पर मदारी जान गया कि मैं इसकी काया बदल का इंसान से रीछ बनने का हवाला दे रहा हूँ। मैंने कहा, सुनो, मैं अगर अकेला निकल जाऊँ तो तुम ऐसा करना कि होटल के मैनेजर मदन लाल बिसोला को अपने कमरे में बुलाना, खुद काउंटर पर मत जाना, इसी को बिल के पैसे दे देना, इससे टैक्सी मंगवा कर खामोशी से निकल जाना। मदारी तशवीश से कहने लगा, क्या बात है, मुझे बताओ, और ये सुन लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। अब तुम हमारी हर बात में शरीक हो गए हो, हमारे अपने हो गए हो। मैंने कहा, अपने बेगाने की बात छोड़ो, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ गई जो मैं तुम्हें बताऊं। किस्सा ये है कि शिकार बंगले में मेरा जिससे जो भी सौदा हुआ है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसे तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसलिए तुम्हें अलग रखना चाहता हूँ। मेरी बात मदारी की समझ में आ गई। वो कमरे से चला गया और मैं इसकी तरफ से बेफिक्र हो गया। मदारी के जाने के बाद मैंने मदन बिसोला के लिए टेलीफोन किया। मैनेजर बिसोला को बुलाकर मैं निहार सिंह या नाहिर सिंह को समझना चाहता था, और मुझे इस बिसोला की मार भी देखनी थी कि कहाँ तक है। हम इस मुल्क के सबसे बड़े सबसे बासर होटल में बैठे थे। यहाँ के मैनेजर और मुअज़्ज़िज़ कारिंदे बैनुल-अक़वामी अरब पतियों को मेहमानदारी और खिदमत करते, करोड़पतियों से बेतकल्लुफ़ी से बात करते और लखपतियों की सिफारिश करते थे। अब जबकि मेरे पास बड़ी रकमें थी, मैं यहीं बैठकर सब कुछ कर सकता था। ज़ाहिर दूसरी तमाम जगहों से ज़्यादा यहाँ सिर्फ एक ही शय की हुक्मरानी थी, दौलत की, और यहाँ हम महफूज थे पैसे की ताकत से। होटल कॉन्टिनेंटल में सैकड़ों की गिनती टिप देने में और हज़ार और लाख की गिनती बिलों की तैयारी में इस्तेमाल की जाती थी। किसी गैर मामूली काम के लिए यकीनन करोड़ और इससे ऊपर की रकम खर्च होती होगी। जाहिर बात है मुझे गैर मामूली काम कराने थे, इसके लिए मेरे पास गैर मामूली रकमें मौजूद थीं। मुझे चंद घंटों में 3 बर्मी पासपोर्ट चाहिए थे, और यहाँ से निकलने के लिए पाकिस्तान या मशरिक़ वुस्ता मशरिक़ बईद के किसी भी मुल्क के 3 हवाई टिकट दरकार थे, और वो भी पहली या करीब 3 फ्लाइट पर। मैं इन 2 कामों के लिए करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम खर्च कर सकता था। मैंने सोचा देखना सिर्फ ये है कि गेस्ट मैनेजर मदन बिसोला के हाथ
क्या इतने लंबे हैं कि दी हुई मुद्दत में ये 2 काम करा सकता है? जहाँ जिसे वो रकम खिलानी है वो खिलाए, अपना कमीशन अपनी जेब में डाले और बैठे बिठाए खुद भी दौलतमंद बन जाए। तो मुझे इस वक्त विसोला की मार देखनी थी कि कितनी है। इसके आने से पहले मैंने चाय मंगवाई। विसोला आया तो दोस्तों की तरह मैंने इसे हाथ में लाया, बैठने का इशारा किया, मुस्कुराता हुआ बैठ गया। चाय बनाने लगा, बोला, जनाबे वाला ने तलब किया, कोई खिदमत मेरे लायक, हुक्म कीजिए। मैंने कहा, भाई इतने रस्मी ना बनो, चाय पियो मेरे साथ, मुझे जो कहना है वो सुन लो। जवाब देने से पहले खूब सोच समझ लेना। मैं तुम्हारी हाँ भी और ना भी एक ही तरह से कबूल कर लूँगा। तुमने ना किया तो कोई शिकायत नहीं होगी। विसोला कहने लगा, दुरुस्त फरमाया। चाय का पहला घूंट लेकर मैंने कहा, मदन बिसोला, तुम्हारी लियाकतों सलाहियतों के बारे में तुम्हारे कज़न आलोकनाथ से बहुत कुछ बताया है, मगर तुम्हारे सुपुर्द जो काम मैं करने वाला हूँ ज़रा टेढ़ा है। मदन बिसोला बोला, ये खादिम बहुत से बज़ाहिर मुश्किल काम सर अंजाम दे चुका है। मैंने बड़े बूढ़ों की तरह सर हिलाकर कहा, मुझे अंदाज़ा है। अच्छा सुना, हमारी जागीर या रियासत जो भी समझो, चीतपुर सोनिया है। हज़ारों मुरब्बा मील में टेक के जंगल खड़े हैं। जंगल क्या समझो सोने की कानें हैं। सब आनंद है, बस एक दुख है कि हमारे अपनों में से बास ने हमसे इतना प्यार न किया जितना हम इनसे है। खैर, शिकायत से कुछ हासिल ना होगा। उन्होंने मेरे खिलाफ, बल्कि बाबा ठाकुर के खिलाफ, जिनके भी बड़े हैं, साजिश की है। हम वहाँ से तो बच निकल आए हैं, आगे की कुछ समझ नहीं आती। पैसे इस वक्त कोई मसला नहीं। मदन बाबू ये समझ लो, जी खोल कर खर्च करो। जो एक मांग रहा हो उसे 100 भी दे दो तो परवाह नहीं, पर काम 24 घंटे में और चोखा कराओ, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। बिसोला की आंखें चमकने लगी, बोला, जनाबे वाला, मैं खादिम हूँ। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के फ़ायदे की सोचता हूँ। मेहमान खुश हो जाएं तो खादिम का इनाम कहीं गया नहीं। अपना जुमला कहकर मेरा मुंह तकने लगा। आदमी घाघ था, ठंडे ठंडे सुन रहा था। माल काटते वक्त भी ठंडे ठंडे छुरी चलाएगा। मैंने कहा, बाबा ठाकुर के लिए, मेरे और धर्मपत्नी बहू जी के लिए 4 घंटे में इंटरनेशनल पासपोर्ट और अगले 24 घंटों में बाहर की किसी फ्लाइट पर 3 कन्फर्म सीटें। बोलो, ये दोनों काम हो सकते हैं? मैनेजर बिसोला सर पकड़कर जैसे गहरी सोच में डूब गया। शायद ये भी रकम बढ़ाने का तरीका होगा, या मुमकिन है कोई बड़ी उलझन आ पड़ी हो। मैंने खंगार कर गला साफ किया। मैनेजर ने सर उठाया, बोला, माफ़ी इस बात की कि जनाबे वाला को फौरी तौर पर जवाब न दे सका। मैंने कहा, मुझे फौरी नहीं, तसल्ली बख्श जवाब से दिलचस्पी है। कहने लगा, आप राजा लोग हो, मुझसे ज़्यादा चीज़ों को समझते होगे, लेकिन खादिम ऐसे चौराहे पर बैठा है जहाँ से हुकूमतें चलाने वाले सदर और वज़ीर आज़म और बादशाह, अगर नहीं तो वज़ीर मंत्री ज़रूर गुजरते हैं। और आप जानते हो, राजनीति सियासत वज़ीरों का दिन रात का खेल होता है। किसी वज़ीर को काबू करना होगा, इस वक्त जो मुश्किल नज़र आता है। मैंने कहा, अगर वज़ीर को ख़रीदना पड़ा तो कितना खर्च होगा? बोला, वही अर्ज़ कर रहा हूँ। पड़ोस के मुल्क भारत और पाकिस्तान के हालात को मैंने बस्ती पर मंडराते होशियार गिद्ध की तरह समझो पर फैला के और आंखें खोल के देखा है। उधर दोनों मुल्कों में गड़बड़ है। कम से कम भारत की तरफ से गड़बड़ी के सिग्नल मिल रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में खामोश हलचल है। स्कूल, कॉलेज, बाजार, कारखाने चल रहे हैं, पर अंदर ही अंदर कुछ कड़वा कड़वा घुल रहा है। मैंने दिल में कहा, बेटे बिसोला, मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि कितना कड़वा घुल चुका है। वैसे मैंने सर हिलाते हुए मैनेजर की बात से इत्तफाक किया। वो कहने लगा, ऐसी गड़बड़ फैलाई जाती है जासूसों, घुसपैठियों के ज़रिए जासूस फैलाए जाते हैं, पैसा खर्च करके। और आपको उससे पहले बताना होगा कि हुकूमतों के पास हर चीज़ का बजट होता है, जासूसी का भी बजट होता है। फ़ौज के खर्चे से बहुत कम, मगर होता ज़रूर है और बड़ा भारी होता है। तो आजकल कंवर साहिब बर्मा में हर तरफ से जासूस और इन्हें शिकार करने वाले, इनका उलट करने वाले चले आ रहे हैं। हुकूमतें बहुत खर्चा कर रही हैं। मैंने कहा, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा तो पासपोर्ट टिकटों का छोटा सा काम है, इसका जासूसी या काउंटर इंटेलिजेंस से क्या वास्ता? आंखें चमकाकर बोला, जासूस लोगों के जाने के लिए, आने के लिए भी पासपोर्ट टिकट दरकार होते हैं। मैं इसकी सूरत देखता रह गया। मेरी नज़रों में कोई बात मदन बिसोला ने ऐसी देखी होगी जिससे इसे खेल ख़राब होता नजर आया। जल्दी से बोला, गुस्ताखी माफ़, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आप कंवर साहिब जासूसी करने आए थे और अब निकलना चाहिए। ना 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 सरकार, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैंने सोचा इसे थोड़ा सा रगड़ा देना पड़ेगा ताकि ये मेरे काम का हो जाए। इसे मुखातिब करके कहा, मदन बिसोला, तुम मेरे बारे में जैसा चाहो सोचते रहो, मुझे परवाह नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें और मुझे बेमकसद चीज़ों के बारे में नहीं, बामकसद और ठोस चीज़ों मसलन कैश, नकदी, रोकड़े के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। वरना जिसके पास कैश होता है अपनी मर्जी का सोचने वाला पैदा कर सकता है, ये समझो। मैंने ये बात बेमरोवती से कही थी और हाथ में पकड़ी प्याली आवाज़ के साथ तशरी में रखी थी। मैनेजर ने दांत निकाल दिए, पूछने लगा, और चाय बनाऊँ सरकार के लिए? मैंने इनकार में सर हिलाया और इसे 3 नज़रों से घूरने लगा। वो ऐसा से बोला, सर आप मुझे और मैं आपको 100% समझ गए हैं। मुझे अभी
आधे घंटे का टाइम दीजिए। ये कहकर वो उठा और चाय और ट्रॉली खींचता हुआ कॉरिडोर में ले गया, जहाँ से इसने ट्रॉली छोड़ दी और ताज़ीम में मेरी तरफ झुककर अदब से दरवाज़ा बंद किया। रामज़ादा वाकई बहुत होशियार था। जितनी देर मुझे मदन का इंतज़ार रहा उतना वक्त मैंने और तरह की तैयारी में सर्व किया। अगर मदन तसल्ली बख्श जवाब नहीं लाता तो कोई बदखबरी सुनाता या दगा करता तो मुझे ठाकुर साहिब और मेरी धर्मपत्नी बहूजी साहिब को इस खतरनाक जगह यानी कॉन्टिनेंटल होटल से निकलकर खुली हवा में आना जाना होगा, जिसके लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी थी और मैंने वो कर ली थी। मैंने कमरे की सफाई करने वाली एक ब्रह्मी बीबी को आंखें चलाते नए सामान पर ललचाई नजरें डालते पहले देख लिया था। वो गुलदान रखने आई थी और मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कह गई थी, इसका नाम मोरा मोंग है, वो दिन की ड्यूटी पर है, शाम में फ्री है। अगर सर को यानी मुझे शाम में बाहर नहीं जाना, होटल में बैठकर टेलीविजन से दिल बहलाना हो तो सर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरी सूरत में वो एक बार शाम को ज़रूर आएगी गुलदान के फूल बदलने। ये चालाकी की बातें थी। 5 सितारे वाले होटलों में इस तरह की खुली दावत ऐश का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वहाँ क्योंकि हर काम सलीके से होता है, इसलिए इस बदसलीका औरत मोरा मोंग की नौकरी मुझे फौरी तौर पर खतरे में नजर आ रही थी। अगर किसी मुसाफिर ने शिकायत कर दी, इंतजामिया के किसी बंदे ने देख लिया तो मोंग बीबी गई। बहरहाल मैंने इसके अंग्रेजी पैगाम के जवाब में कहा था कि बीबी, मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, मालूम नहीं शाम को कहीं बाहर जाऊँगा या कमरे में ही रहूँगा। इसने कहा था, अगर आप इंटरकॉम पर तेरा नंबर डायल करेंगे तो मैं ही फ़ोन उठाऊँगी। अज़राए करम बता दीजिएगा कि आप बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मोरा मोंग ने बात मुस्कुरा के कही थी। अब मदन बिसोला के जाते ही मैंने इंटरकॉम पर तेरा नंबर डायल किया और फ़ोन वाकई इसी ने उठाया। चहकती आवाज़ में बोली, लक्की नंबर 13, शोभा आराइश फरमाइए। मैंने कहा, बीबी मैं स्वीट सेमने से बोल रहा हूँ, मुझे फौरी तौर पर जाना पड़ रहा है, इसलिए अब आप आकर गुलदान वगैरह सेट कर सकती हैं। इसी तरह चाहकर बोली, शुक्रिया सर, समझिए। मैं चल पड़ी। 1.5 मिनट में वो मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। मैंने कहा, खुला है, आ जाओ। इसने दरवाज़ा आकर अंदर से बंद कर बोली, लीजिए मैं आ गई। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी यूनिफॉर्म चाहिए। इसने अपनी यूनिफॉर्म उतारनी शुरू कर दी। मैंने हड़बड़ा कर कहा, 1 मिनट मेरी बात सुनो, पहले जो मैं कह रहा हूँ गौर से सुनो। वो रुक गई। मैंने कहा, गुलदान सजाने की फ़ीस तुम्हारे ख्याल में कितनी होनी चाहिए? वो बोली, 1000। मैंने इनकार में सर हिलाया, नहीं 500। इसने मुतमिन होकर दोबारा अपनी होटल यूनिफॉर्म की बेल्ट ढीली करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, रुको रुको, बिल्कुल गलत समझियो तुम। सुनो, मैं तुम्हारे इस होटल के कारोबारी हरीफ का नुमाइंदा हूँ। ये 3 साइज़ में यहाँ की यूनिफॉर्म दरकार हैं। एक यूनिफॉर्म के 500 दूंगा, यानी 3 के 1500, और तुम्हें 500 टिप अलग दूंगा। बोलो क्या कहती हो? 2000 यहाँ सामने मेज़ पर रखे होंगे। अगर 20 मिनट में 3 यूनिफॉर्म नहीं ले आओगी तो वो 2000 तुम्हारे हो जाएंगे। हंस के बोली, मैं गलत समझी थी, मगर तुम सही कस्टमर हो, सौदा हो सकता है, 3000 लूँगी। मैंने कहा, 2.5। बोली, मंजूर। तुम यूनिफॉर्म्स का क्या करोगे? मैंने कहा, इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर तुम्हें 1500 दूंगा, नहीं चाहिए जवाब की ऐसी की तैसी 2500 मंजूर। मैंने शोभा आराइश की इस चालाक फितनाकार बीवी को पहले अपना और मदारी का साइज़ बताया। कुसुमी की जनाना यूनिफॉर्म का साइज़ सुनकर बोली कि इतने छोटे साइज़ की यूनिफॉर्म मिलना मुश्किल है। मैंने कहा कि छोटी से छोटी जो भी मिले ले आना। अब तुम्हारे पास 18 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट तुम बहस में ज़ाया कर चुकी हो। दरवाज़ा खोलकर छलावे की तरह वो गायब हो गई। इसको गए 20 मिनट और कुछ ही सेकंड हुए थे और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि इसने दस्तक दिए बगैर दरवाज़ा खोला और घुस आई। इसके हाथ में एक बंडल था। मैंने पूछा, साइज़ चेक? 2 मर्दाना 1 जनाना। बोली, 2 मर्दाना 1 जनाना साइज़ चेक। मैंने कहा, वो रखे तेरे 2500। मेरी नज़र कलाई की घड़ी पर थी। इसने भी घड़ी देखी और मेज़ पर पड़े नोट उठाकर तीर की तरह निकल गई। मैंने यूनिफॉर्म संभाल लिए। आधे घंटे की बजाय पौने घंटे में मदन बिसोला ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, आ जाओ। वो जिस तरह कमरे में घुसा, इसी से समझ गया कोई अच्छी खबर नहीं लाया। बेताल्लुकी से मुझे बाहर की तरफ देखते पाकर इसने खंगार कर गला साफ के बोला, जनाबे वाला, गलत बात क्यों कहूँ, खादिम को 100% कामयाबी तो नहीं हुई। हाँ, अब से 2 घंटे बाद मेरा आदमी वज़ीर से बात करेगा। कैसी बात? पासपोर्ट की और एयर टिकट, वो कोई मसला नहीं है। मैंने 3 कंपनी से पूछा था, दोनों उम्मीद दिला दी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा मालूम करो, इन 2 कंपनियों में से कौन सी कंपनी 3 बंदों को कार्गो बे में स्मगल करके बर्मा से बाहर ले जा सकती है। बिसोला हंसा। यकीनन जनाबे वाला ने ये बात मजाक में कही होगी। मैंने कड़वे लेते में कहा, यकीनन आप जनाब वाला घास खा कर आ रहे हैं या आपने शराब पी है। मैनेजर ने एहतजाज किया, सर एयर कंपनियाँ होती हैं, कोई मोटर या बस या प्राइवेट फेरी नहीं होती। जहाज़ के कार्गो बे 3 आदमियों को स्मगल कैसे हो सकते हैं? मैं बोला,
तो फिर इस गधे वजीर के कमरे में ये लेके घुस जाओ। मैंने 3 लाख के नोट पहले से गिन रखे थे। वो मदन बिसोला की तरफ फेंके। 3 लाख हैं ये, 10% एडवांस है। वजीर से कहो 3 पासपोर्ट बना के हाथ दे दे, 30 लाख मिलेंगे। बिसोला ने नोट समेट कर सामने मेज पर रख दिए। इसकी पेशानी की लकीरें गहरी हो गई थी। थोड़ी देर बाद इसने खंगार कर गला साफ के अस्तर से बोला, इसमें शक नहीं सर, रकम बड़ी है, वजीर तक को हिला देगी। मैंने कहा तो फिर जाओ। बोला बाकी के 27 लाख वगैरह जाहिर है इस वक्त कैश में तो नहीं होंगे। मैंने कहा जाहिर है। मैनेजर ने जो वगैरह कहा था इसमें अपना कमीशन या टिकट के पैसे भी शामिल किए थे। मेरी जाहिरा सुनकर इसे सर घुचाया जैसे खुद से सवाल किया जाता है। इस तरह कहने लगा, आपके पास इस रकम के ट्रेवल्स चेक्स नहीं हो सकते, अगर होते तो अब तक मुझे मालूम हो चुका होता। सर कसूर यह है कि करेंसी मार्केट में इस खादिम का छोटा सा इंटरेस्ट है, मानो हिस्सेदारी है, एक आने भर की। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम ठीक समझते हो, बाकी रकमें सफरी चेक की शक्ल में नहीं है। वो ऐसा कहने लगा, सर मैं भी कैसा घामण हूँ, राजे महाराजे कागज़ कम ही लेकर चलते हैं, सरकार के पास जाहिर हीरे होंगे। दुरुस्त, मैंने इसे घूरते हुए एक लफ्ज़ कहा। हीरे में तो कम अज़ कम 4-5 घंटे खर्च हो जाएंगे। वो फिक्रमंदी से बड़बड़ाने लगा, मैं जोहरियों को लाऊंगा, वो देखेंगे, परखेंगे, भाव देंगे। हमारी बातचीत अब खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुकी थी। मदन बिसोला अब कथित तौर पर यह जान लेना चाहता था कि मैं आखिर कौन हूँ। जासूस वगैरह के हाथों में इतनी बड़ी रकमें नहीं होती, इसलिए मैं किसी मुल्क का जासूस तो हो नहीं सकता। बिसोला को पहले से शक सा हो गया, अब हीरो का सुनकर से यकीन हो गया कि मैं वाकई बड़े जागीरदारों में से हूँ। वो ये भी समझ गया होगा कि रिश्तेदारों की साजिश वाली बात में कोई दम नहीं। मैं हुकूमत की किसी शिकंजे से निकल भागना चाहता हूँ। या तो इनकम टैक्स का या काले धन का कोई झगड़ा है, या फिर मैंने 1-2 आदमी ठंडे कर दिए हैं और अपने बाबे और बीबी के साथ बर्मी कानून के चुंगल से निकल जाना चाहता हूँ। पासपोर्ट के काम में बेशक मैनेजर के लिए अच्छा कमीशन होगा, मगर हीरों की क्या बात है। जोहरियों के हाथ आधे करोड़ के हीरे भी बेचे गए तो बिसोला का अंडर कट तक पहुँच सकता है। मैंने देखा इसके हाथ हुलूले काँप रहे थे। इसने अपने ख्याल की आंख से लाखों की गड्डियाँ अपनी जेब में जाती देख ली थी। मैंने इसे और लज्जादे कहा, मदन न मेरे पास फालतू 4 घंटे हैं, न जोरियों से झकझक करने का दिमाग है। तुमको एक आदमी पकड़ कर लाओ, वो ब्रीफकेस भर कर आए और जेबों में कंकर डालकर चला जाए। 1 घंटे में ये काम हो सकता है। आधा लाख कम या पाओ लाख ज़्यादा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैनेजर ने बहुत मुश्किल से थूक निकला। 25-50 हज़ार का जिक्र मैंने इस तरह कर रहा था जैसे लोग रेजगारी का जिक्र करते हैं। वो कहने लगा, ठीक है सर, मैं ये एडवांस देकर वजीर को काबू करके जोहरी के पास जाता हूँ। जितनी देर में मैं पासपोर्ट बनेंगे जोहरी आपके पास आएगा, डील करके पैसे देकर चला जाएगा। मैं वजीर के 27 लेकर जाकर इसके हवाले कर दूंगा और पासपोर्ट ले आऊँगा। हवाई जहाज़ के टिकट मेरे टेलीफोन पर यहीं आ जाएंगे। तो ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। हकलाता हुआ मैनेजर दफान हुआ तो मैंने फ़ोन करके मदारिस की पोती को अपने कमरे में बुला लिया। ज़िंदगी में शायद पहली बार कुसुमी को पसंद के कपड़े पहनने को मिले थे। वो कई घंटे आराम करके आई थी। इसे पेट भर ग़ज़ा मिलना शुरू हो गई थी। ये महज मेरा ख्याल था। यह मदारी की पोती वाकई कुछ बड़ी बड़ी लग रही थी। मैंने देखा इसके चेहरे पर आसाइश की चमक थी और वो मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई दाखिल हुई थी। तो क्या इसका चेहरा ही ऐसा था, मुस्कुराता हुआ? मुझे नहीं मालूम था। मैंने काक्सिस के बाजार में जब पहली बार इसे अपने गेस्ट हाउस के पिछवाड़े झोपड़ी में देखा तो वो लड़की मुझे बिसोरते चेहरे वाली लगी थी। मैंने कॉन्टिनेंटल होटल के मुलाजमों की जनाना वर्दी कुसुमी को दी। इसे समझाया कि किस तरह पहनी जाती है, बाल किस तरह टोपी में छुपाए जाते हैं और बेल्ट कैसे बांधी जाती है। ये सब जुबानी समझाकर मैंने इसे कमरे के गुस्लखाने में भेज दिया कि अब जाए और वर्दी पहनकर दिखाए। इधर बड़े मियाँ को भी मैंने वर्दी के रूमूज समझाए। पोती वर्दी पहनकर आई तो देखा इसने 90 बल्कि 95% दुरुस्त पहनी थी। जो कसर रह गई थी इसे अपने सामने पूरी कराई। इसे समझा दिया कि वर्दी ले जाओ और अपने पास छुपा के रखो, होटल के स्टाफ में से कोई ना देख ले। जब ज़रूरत होगी तुम्हारा दादा तुम्हें बता देगा, तो फिर ख्याल करके ठीक ठीक पहन लेना। हम दुश्मनों के घेरे हुए हैं और ये वर्दी शायद जान बचा सकती है। मदारी समझदार आदमी था। इसने भी सीखने की बातें जल्द सीख ली, मगर वो फिक्रमंद था। लड़की को अपने कमरे में भेजने के बाद पूछने लगा कि क्या कोई ख़तरा है। मैंने कहा नहीं मालूम, वैसे तो हम अपने दुश्मनों से ज़्यादा दूर नहीं है। ख़तरा किसी भी वक्त कहीं भी सामने आ सकता है और हो भी सकता है कि ना भी आए। आधे घंटे बाद मैनेजर दौड़ा हुआ आया। वो खुशी से जैसा फटा पड़ता था। हमसे दस्तखत कराने के बाद वो पासपोर्ट फार्म लाया था। वज़ीर साहब ने बहुत खुशी से पासपोर्ट तैयार करना मंजूर कर लिया था, बल्कि इसने भी बिसोला को ताकीद की थी कि वक्त ज़ाया न करे, फ़ौरन जाए, ज़रूरत हो तो झंडे और सायरन वाली गाड़ी ले ले। फार्म पर मैंने मदारी का इसकी पोथी का असल नाम लिखा, जो बहुत लंबा और मुश्किल था। एहतियातन मैंने उनमें नामों में महाराना
और रानी बढ़वा दिया। मदारी का नाम सुनकर मुझे अपना नाम ईजाद करना आसान सा हो गया। पहली बार एक नाम राणा यशपाल, छत्रपाल, महावीर, जगन, महादेव मेरे जहन में आया तो मुझे बहुत शानदार लगा। मैंने ये लिख दिया, दस्तखत कर दिए। मदारी और इसकी पोती ने भी दस्तखत किए। हर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा था और हम लोगों के हक में हो रहा था। मुझे बस एक ही बात की परेशानी थी और ये कि निहार सिंह का गाइड मेरे आसपास ही मौजूद है, कहीं मैं पहचान में ना आ जाऊं। मस्जिद समीने हजरात, जानवर की कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।